सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी हमारी यूनिट 8, जो कि हमारी है भाषा विकास, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना BPCC 109। क्या बोलते हैं वह है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसमें हम लोग को जो भाषा का विकास पढ़ना है, तो भाषा के आधारभूत पहलू क्या है। भाषा के संगठन के नियमों के 5 बुनियादी और आधारभूत प्रणालियां शामिल है की गई, जिसमें ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य रचना, स- शब्दार्थ और संकेत प्रयोग होता है, जो जिसके द्वारा आप भाषा सीखते हो। पहले ध्वनि बोलते हो, अ आ ई उ, ठीक है। फिर आकृति, किसकी अ कैसे लिखाता है ये पता कैसे चलता है, अ को अ के रूप में पहचाना जाता है। फिर वाक्य रचना की जाती है। फिर शब्द के अर्थ क्या होता है उसको समझा जाता है कि एक बड़े शब्दों को अर्थ क्या होता है हर चीजों का। फिर हो जाता है संकेत का प्रयोग, कि अगर कुछ संकेत होते हैं, इशारे, अंदरूनी इशारे, तो इशारे को आप कैसे समझते हो। तो संकेत प्रयोग विज्ञान। तो इन्हीं चीजों को समझना है। और भाषा का आधारभूत 5 पहलू होते हैं जिसे भाषा सीखी जाती है। और आगे भाषा और मस्तिष्क। तो भाषा और मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपनी याददाश्त भूल भी जाते हो कई बार, जैसे कि मूवीज में या फिल्मों में दिखाता है, तो उसमें देखे होगे कि पूरी की पूरी उसकी लाइट गुम हो जाती है, दिमाग की ट्यूबलाइट बंद हो जाती है, तब भी वो बोल पाता है, सही सही अपने शब्दों को बयां कर पाता है। ऐसा नहीं होता है वो जब हिंदी बोलता हो और इंग्लिश भी आती है और बंगाली भी आती हो, तो वो तीनों की भाषा भूल जाता हो और एक भाषा याद रहती हो, या तीनों भाषा भूल जाता हो, या 2 भाषा भूल जाता हो। नहीं, उसे तीनों भाषा आती है और वो हमेशा सही लैंग्वेज को याद रखता है और तीनों तरीके की लैंग्वेजेस सीख जानता है। ठीक है, तो इसी में यही एक चीज की है कि भाषा का मस्तिष्क का बहुत गहरा संबंध रहता है। मस्तिष्क के विशिष्ट भागों की पहचान की गई, जो भाषा के कार्यात्मक में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में 2 क्षेत्र होते हैं जो भाषा के लिए आवश्यक होते हैं, ब्रोका का क्षेत्र और वर्निस का क्षेत्र। ब्रोका का क्षेत्र बाएं अवर के सामने भाग अर्थात ललाट गाइरस में पाया जाता है और बातचीत, बोली, उच्चारण और वाक शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क के लिए इस क्षेत्र में आघात, नुकसान, क्षतिग्रस्त और खराब होने की दशा में एक व्यक्ति किसी के साथ संवाद या बातचीत करने के लिए बहुत कम शब्दों का उपयोग कर पाएगा। उदाहरण के लिए, जब किसी सप्ताहांत परियोजनाओं के बारे में पूछा गया, तो मस्तिष्क का और दिमाग के ब्रोका क्षेत्र क्षतिग्रस्त व्यक्ति को जवाब दिया। बोस्टन महाविद्यालय फुटबॉल शनिवार, गिसियन 2005, पृष्ठ 17। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ब्रोका और वर्निस को, कि दिमाग के 2 क्षेत्र होते हैं, किस किस तरीके से वो आपको बोलने में, चलने में, याद दिलाने में मदद करते हैं। तो भाषा विकास का सिद्धांत भी है कुछ, जो कि अलग अलग लोगों ने दिया, और जिसमें से हमको कुछ कुछ मुख्य मुख्य पढ़ना है। बच्चे भाषा सीखना, समझना और बोलना कैसे सीखता है, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। हर सिद्धांत में अपनी सीमाएं और कमियां होती है। कोई भी सिद्धांत अपनी सीमाओं और कमियों के बिना नहीं अस्तित्व में नहीं रहता। यद्यपि दिमाग और मस्तिष्क का विकास होना आवश्यक है, लेकिन यह केवल भाषा के विकास के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए हम अनुभाग में हम विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि वो भाषा के विकास की व्याख्या करेंगे कैसे करते हैं। अनुवांशिकतावाद, तो इसमें कहा गया कि भाषा अनुवांशिकता के द्वारा आती है, लेकिन इस बात की कोई तथ्य नहीं है, मतलब कोई फैक्ट नहीं है कि ऐसी कोई चीज परमानेंटली हो। हाँ, अनुवांशिकतावाद से मतलब जो भाषा आपके माता पिता बोलते हैं, तो वो भाषा आप थोड़ा जल्दी सीख सकते हो, ये बात हो सकती है। तो भाषाविद नोमी चॉम्स्की का सुझाव था कि मानव मस्तिष्क का एक निश्चित समय एक निश्चित तरीके का भाषा सीखने के लिए सहज रूप से तंत्रिका को जोड़ा जा सकता है। इस सिद्धांत में अनुवांशिकतावाद कहा जाता है। उनका मानना था कि एक भाषा को मनोगंतरी के रूप में थोड़ा कुछ सीखने और समझने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी भाषा को सुनने और समझने से पहले उससे मस्तिष्क और व्यक्तिपरक संरचना पहले से ही यंत्र स्थ हो। इसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा गया है। चॉम्स्की जैसे आनुवंशिकतावादियों ने बताया कि बच्चे अपनी बातों को यह कह कर खत्म कर देते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुना हो, जैसे कि पिताजी, मैं रात में खाना पूरा खाया। बच्चे के आसपास रहने वाले लोगों ने खाया जैसा कुछ नहीं कहा होगा, इसलिए यह केवल बच्चों द्वारा सुनी गई बातों
की नकल नहीं हो सकती है। हालांकि यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि अंग्रेजी भाषा पिछले काल के संदर्भ में प्रत्यय के रूप में एड का प्रयोग करती है, लेकिन उस नियम के अपवाद में अन्य सभी नियमों की तरह इस प्रकार की गलतियों और व्याकरण की संबंधित त्रुटियों इस बात पर का घोतक है कि बच्चे ने नए पैटर्न सीख लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे शब्द के साथ किया जो नए विशेष पैटर्न का पालन नहीं करता है। मतलब कि ये वो शब्द भी बच्चे प्रयोग करते हैं जो कभी सुने नहीं होते आसपास में, लेकिन वो शब्द वो इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो आम भाषा में उन शब्दों को उस रूप से ढालना चाहते हैं जो हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि ये शब्द ऐसा ही होना चाहिए। इस भाषा में इस शब्दों को वैसे ही प्रयोग किया जाता है, भले ही आप उनके माता पिता ने इस शब्दों का कभी प्रयोग ना किया हो। ठीक है, व्यवहार और संज्ञात्मक सिद्धांत। तो इसमें ये बताया गया कि जो भाषा है वो एक कौशल की तरह होता है जिसे सीखा जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना, तैराकी आदि की तरह होता है, जिसे चॉम्स्की की परिकल्पना का विरोध किया गया और दावा किया गया कि एक जटिल और सीखा हुआ कौशल होता है। बच्चा में पुनर्वलन के माध्यम से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जब बच्चे पापा या माँ बोलना शुरू करते हैं तो देखभाल करता मुस्कान, चुंबक और आलिंगन करने के साथ उसे प्यार करते हैं। इन शब्दों को बार बार कहने से बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार बच्चा भाषा की रचना करता है। इसी तरह वो बच्चा चॉकलेट कहता है तो उसे वांछित चॉकलेट के साथ पुरस्कृत कर देते हैं। तो इस बात से अधिक संभावना होती है कि बच्चा अगली बार चॉकलेट चाहने पर उसी शब्दों का उपयोग करेगा। फिर अंतर्क्रियावाद। यह दृष्टिकोण में व्यवहारवाद और आनुवंशिकतावाद दोनों के पहलुओं का एकीकृत करता है कि यह प्रचारित करता है कि एक बच्चे की जैविक तत्परता और भाषा के साथ अनुभव एक साथ भाषा के विकास के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। भाषा के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिए प्रकृति और पोषण दोनों के समान रूप से आवश्यक होते हैं। अंतर्क्रियावादी दृष्टिकोण द्वारा बल दिया गया कि एक अन्य पहलू यह भी है कि सामाजिक रूप से निर्मित होती है। उनका मानना है कि बच्चे और वयस्क के बीच की गई बातचीत का अत्यधिक महत्व होता है। शोधकर्ताओं उदाहरण के लिए बोहनोन और बोनवियन और ने पाया कि माता पिता अपनी भाषा विभिन्न संस्कृतियों को सरल बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे बच्चों को चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ऐसा लगता है कि वह अपनी बातचीत, बोलना, उच्चारण और बच्चों की अवधारणा और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच एक मतलब इसमें वो अपने आनुवंशिकतावाद के द्वारा भी सीखता है, जिसमें कि वो कुछ शब्दों का प्रयोग अपने आप सीख जाता है और कुछ चीजें वो संज्ञानात्मक कौशल के द्वारा सीखता है, जिसमें कि वही पापा, चाचा, मामा, चॉकलेट, खिलौना, ये सब होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रम सिद्धांत। समय के साथ साथ दिलचस्प विचार और दृश्य सामने उभर कर आया कि जिसमें कहा गया कि बच्चे को ग्रहण करते हैं या लेते हैं उसी के अनुसार भाषात्मक क्रिया करते हैं जो सुनते हैं। इस प्रक्रिया में डेटा कोचिंग कहा जाता है। संज्ञानात्मक प्रकरण सिद्धांत में सुझाव दिया कि बस शिशु बोलने से पहले बस शब्दों को संसाधित करता है। इस प्रकार भाषा मुख्य रूप से सीखी जाती है, न कि जन्मजात होती है। बच्चे को भाषा बोलने और संसाधित करने या प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करने में सामाजिक संपर्क की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन वास्तविक प्रकर्मक मस्तिष्क की कंप्यूटेशन क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो भाषा विकास में कुछ चरण होते हैं इस सिद्धांतों के अलावा, जो कि भाषा बच्चों के साथ साथ कुछ धीरे धीरे होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है, क्या इसमें आयु कोई विशेष भूमिका निभाती है? तो हाँ, निभाती है। क्या वे किसी विशेष पैटर्न या चरणों का पालन करते हैं? कुछ चरण होते हैं, कुछ चरण से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, कुछ चरण के बाद भी स्टार्ट नहीं हो पाता। तो शैशवावस्था जो होती है, यह पहले से किया जा चुका है कि भाषा सीखना और समझना जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है। केवल पहले से ही शुरुआती दिनों के भीतर वे अपनी माँ से भाषा के लिए वरीयता दिखाते हैं यदि उन्होंने नियमित रूप से
एक से अधिक भाषाएं सुनी है तो वह दोनों भाषाओं के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाते हैं। एक उचित या सार्थक शब्द बोलने के सक्षम सक्षम होने के से पहले शिशु विभिन्न और अन्य अलग अलग तरीकों से संवाद करने और बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जैसे हाथ हिलाना हो गया, सिर हिलाना हो गया, सिर घुमाना हो गया। इसमें से कुछ तरीके इस प्रकार है। रोना, जब बच्चे के रोना जब बच्चे जन्म के समय रोते हैं, प्रारंभिक काल में यह एक निजवाचक व्यवहार होता है, लेकिन जल्द ही ये अपनी परेशानी और अपनी बात को संप्रेषित करने का एक तरीका होता है। जब चीज पसंद नहीं आती तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, बै बै बै। और जो चीज अच्छी मिल जाती है और फिर उसे छीन लिया जाता है तब भी रोना स्टार्ट कर देता है। फिर किलकिलाना, 4 से 6 महीने 2 से 4 महीने की आयु के बीच बच्चे मधुर, लुभावनी, मनोहर और हंसमुख स्वरों की तरह सुखद और मजेदार आवाज निकालने लगते हैं। इन्हें किलकिलाना कहते हैं। वह मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी भी चीज को मिलने पर मुस्कुराना, खुशी होना, कि ताली बजा रहा तो उसमें खुश होना। तुतलाना, 4 से 6 महीने के बच्चे तुतलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसी में बड़बड़ाना भी शामिल हो जाता है। बड़बड़ाना, माँ को खुश करना। माँ खुश हो रही जाती है तो बच्चे इसे दोहराने का प्रोत्साहित करते हैं, तुतलाते हुए। बकवास, पहला शब्द, किसी भी शिशु के मुख से निकला पहले शब्द का उच्चारण उसके जीवन का एक बड़ा मील का पत्थर होता है। यह एक लिखित प्रमाण है कि शिशु शब्द को बोलने से बहुत पहले समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए पेन और उकेली। इसमें प्रमुख उदाहरण में से एक तथ्य यह है कि अपनी माँ को कभी कभी 5 महीने की आयु में भी स्वीकार और पहचान सकता है, लेकिन उनमें से मुख्य से पहला शब्द आमतौर पर 10 से 15 महीने की आयु में से पहले नहीं आता। इससे शब्द की उपस्थिति संचार और संवाद प्रक्रिया का निरंतरता होती है। इस प्रकार इशारे, बड़बड़ाना, सहवास आदि का पालन किया जाता है। ठीक है। 18 महीने के बच्चे के पास बोलने और के लिए औसत 50 शब्द की शब्दावली होती है। शब्द मतलब 50 ही शब्द होते हैं। मामा, पानी, मम्मम, ये सब बकवास शब्द, ये सब शब्द बकवास है कि नहीं वो सब आप तुम जानो। 2 शब्दों का उच्चारण, 18 से 24 महीने के बच्चे 2 शब्दों का उच्चारण करने के साथ साथ अपने संदेशों को संप्रेषित करने लगते हैं। पानी ला दो, नहाना, इशारे, लहजे, है ना। उदाहरण के लिए डैडी आओ, बेबी स्लीप, कार कहाँ, मोर मिल्क, है ना, माई कुकी, ये सब इंग्लिश वर्ड है। हम लोग में हिंदी चलता है कि शब्द का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है। लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है जिसको आप लोग पढ़ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था अधिकांश 3 वर्ष की आयु आने से 2 से 3 वर्ष से अधिक शब्दों वाले वाक्यों का उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जोड़ तोड़ के स्टार्ट किया जाता है। मैं दुकान पर गया था, मैं स्टोर पर गया था, फिर खेलने चला गया। ठीक है। शिशु के छात्र प्री स्कूलर वाक्य रचना नियमों को लागू करना शुरू करता है। उदाहरण के लिए क्या, कब, कैसे, कौन प्रश्न का उपयोग करते हैं। माँ क्या कर रही है, ऐसा प्रश्न पूछते समय उनके लिए एक प्रश्न और सकारात्मक वाक्य के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण होता है। अर्थात एक प्रश्न वाक्य बनाने की शुरुआती में एक शब्द को जोड़ना जाना चाहिए, और यह नियम को सहायता मतलब क्या शब्द आपको पूछना है, उसके लिए क्या ही चीज का प्रयोग किया जाना है। जैसे क्या होता है तो क्या हो रहा है, प्रश्न की चीज में माँ क्या कर रही थी और क्या का प्रयोग कहाँ करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीजों का पता प्रारंभिक बाल्यावस्था में पता चलने लग जाता है। मध्य और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, बच्चे स्कूल और स्कूल जाते समय शुरू कर देते हैं अपनी शब्दावली, व्याकरण और परिप्रक और विस्तारित करते हैं, मतलब और अच्छे से पढ़ना, सीखना और समझने लग जाते हैं। भाषा को पढ़ना, लिखना और सीखना शुरू कर देते हैं और इन कौशलों के ऊपर बात आगे करते लग जाते हैं। रास्ते में उसमें अपना पर्स खो दिया। जब वो दुकान पर पहुंची तो उसने अपना पर्स निकाला और अपनी पसंदीदा कैंडी खरीदी। जब ठीक है। इसके अलावा वो वॉक कौशल सीखना भी शुरू करते हैं, जब समझना की प्रस्तुति जानकारी तार्किक रूप से समझ में आती है या नहीं। ठीक है। कैंडी खरीदी। जिस उम्र में आते आते जानकारी और सूचनाओं को सुनता है, उसमें अपना अनुमान, एक निष्कर्ष निकालना भी शुरू कर देता है। इस प्रकार वे विवरणों और कथनों का निर्माण करने के लिए वाक्यों को जोड़ने और वाक्यों के आसपास
संबंध बनाने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चों का हाथ होता है कि कुछ चीजों का प्रयोग गलत जगह कर देता है। किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 20 वर्ष की होती है शायद, ठीक है। किशोरावयस्कों की तरह वयस्कों की तरह किसी भी विशेष लोगों के विचार जानने और उनकी था लेना अधिक शुरू करने लगते हैं। उनके वाक्य से पहले की तुलना में बड़े लंबे हो जाते हैं। वाक्य में उपयोग भी अधिक परिपक्व और शुद्ध हो जाता है। बेहतर अमूर्त सोच क्षमताओं के कारण वे वाक्य या दिए गए संदर्भ में किसी भी शब्द का के कार्य और विशेषता करने और बच्चों की तुलना में बहुत बेहतर हो जाते हैं। अमूर्त सोच में विभिन्न और ज्ञान के साथ किशोर बच्चों की तुलना में वाक्य बनाने में या किसी शब्द के अर्थ को संदर्भ में विश्लेषण करने में बहुत बेहतर होते हैं। उन्हें खास करके साथियों के साथ बातचीत करते समय अक्सर गाली गलौज करने और क्या बदजनाबी करने, किसी भी बेवकूफ बनाने और अशिष्ट भाषा स्लैंग का इस्तेमाल कर। हर लोग का अपने ग्रुप का एक अपना स्लैंग होता है जिस भाषा में वो बात करता है और जिस तरीके से वो शब्द का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए जल गया है, यहाँ जलना लिट शब्द का अर्थ अद्भुत रोमांचक को संदर्भित करता है। साक्षरता पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग बोलते हैं इसको पढ़ना और लिखना की कैसे शुरुआत की। अब तक हम चर्चा मुख्य रूप से बोली से जाने वाली भाषा इर्द गिर्द घूम रही थी। इसके इकाई में भाषा का हम महत्वपूर्ण भाषा और आयाम, भाषा को समझने में, लिखने और क्षमता को विस्तार से चर्चा करेंगे कि बच्चा लिखना कब से स्टार्ट करता है और पढ़ना कब से स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे वो शब्दों को समझने लग जाता है वैसे वैसे वो पढ़ने लग जाता है। स्कूल और प्राइमरी, उदाहरण के लिए बच्चा औपचारिक तरीके से भी पढ़ना लिखना, मुद्रित और छपी हुई सामग्री के बारे में सीखता है, जैसे कि पार्ले जी। बचपन से ही दूध हॉर्लिक्स ये सब अक्सर माता पिता को स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों को पढ़ते हुए देखा जाता है कि माता पिता ही, इसलिए बोला जाता है इंडिया में कि सबसे पहले टीचर होते हैं, वही सिखाते हैं क्या कहाँ सी चीज़ कहाँ होती है, किस चीज़ों का कैसा मतलब होता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाने से पहले पढ़ना सीखना सीख चुके होते हैं। स्कूल में पढ़ना लिखना और सीखना आजकल तो क्या होता है जिसे वो कहते हैं प्ले स्कूल हो गई है। ये सब चीज़ों के लिए उसमें आपको खेलते खेलते चीज़ें सिखा दी जाती है बच्चों का, आपको नहीं, आपके बच्चों को सिखा दी जाएंगी, जिससे कि आप लोग के बच्चे बहुत स्मार्ट तो नहीं होंगे लेकिन पढ़ने में ठीक हो सकता है। जैसे आप नहीं वैसे तो नहीं होंगे शायद। प्रारंभिक लेखन कौशल बहुत ही बुनियादी और आधारभूत होते हैं। लेखन कौशल की मतलब राइटिंग, डिजाइन, जो कि हम लोग की टेढ़ी बाकी होती है वही। द्विभाषिता, भाषा सीखने अपने आप में एक जटिल संज्ञानात्मक कार्य होता है और दो अलग अलग भाषाओं को बोलना और सीखना और भी जटिल होता है। हम लोग के लिए कितनी ईजी है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, नेपाली, बंगाली, तमिल सब बोल सकते हैं। सोचते हैं और विचार विमर्श करते हैं, बकवास बकवास बकवास। तो द्विभाषा भी एक बहुत बड़ी कठिनाई होती तो लगती सिंपल है, लेकिन आसपास बोलना में एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाती है। और एक नई भाषा जैसे जर्मनी सीखने में या इटैलिक सीखने में, बहुत कठिनाई होगी। रशियन सीखने में बहुत कठिनाई होगी। मंदारिन सीखने में बहुत कठिनाई होगी। तो वैसी भाषाओं का प्रयोग हम लोग के यहाँ नहीं होता, इसलिए कुछ भाषाएं कठिनाई होती है। तो आपको अगर कुछ कठिनाई हुई हो तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप उसमें बता देना। और वीडियो कैसी लगी हो ये भी आप बता देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो तो लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना है। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। दुआओं में याद रखना, पढ़ाई करते रहना।